महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बयान पर घमासान मच गया है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि 2020 में मुझे हल्के में लिया, लेकिन मैंने सरकार पलट दी। महाराष्ट्र में सरकार बदल दी। उन्होंने कहा कि जब तक महाराष्ट्र की जनता उनके साथ है, उन्हें कोई चिंता नहीं है। जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिघे साहब का कार्यकर्ता हूँ। ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए, और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया। आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहाँ पर, और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज़्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना। ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले। एकनाथ शिंदे के बयान पर उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस को चेतावनी दी है। एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस जी को लगता है चेतावनी दे रहे हैं कि भैया ये जो दाढ़ी वाला है ना, इससे आपको सावधान रहना चाहिए। और क्या कारण हो सकता है? क्योंकि देवेंद्र जी ने जिस प्रकार एकनाथ शिंदे के विधायकों की सुरक्षा में कमी कर दी है, उनके लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, उनको फंड नहीं दिया जा रहा, उनको दबाया जा रहा है, तो शायद एकनाथ शिंदे जी उनको चुनौती दे रहा है। लेकिन एकनाथ शिंदे भूल गए कि ये महाशक्ति है, ये महाशक्ति के पास ईडी सीबीआई है। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग लगा के ना आपको कैसे दबा देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। दिल्ली में आयोजित 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में आज बहुत ही अच्छी तस्वीर देखने को मिली, जब कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी एसपी के अध्यक्ष शरद पवार एक मंच पर मौजूद थे। पीएम मोदी ने अपने हाथों से कुर्सी को पकड़कर शरद पवार को उस पर बिठाया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने पवार के सामने रखी बोतल को खोलकर ग्लास में पानी डाला और पवार को ऑफर किया। ये दृश्य देखकर पूरा सभागार तालियों की आवाज से गूंज उठा। पीएम मोदी ने सम्मेलन में कहा कि महाराष्ट्र और मुंबई ने ही मराठी फिल्मों के साथ हिंदी फिल्मों को नई ऊंचाई दी है, और हम इन दिनों तो छावा की धूम मची हुई है। 100 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बीज बोया था। आज ये एक वटवृक्ष के रूप में अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, और संघ के ही कारण मुझे मराठी भाषा और मराठी परंपरा से जुड़ने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये महाराष्ट्र और मुंबई ही है जिसने मराठी फिल्मों के साथ साथ हिंदी सिनेमा को ये ऊंचाई दी है, और इन दिनों तो छावा की धूम मची हुई थी। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता फुल एक्शन मोड में हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाएं उन्होंने खत्म कर दी हैं। साथ ही डेपुटेशन पर भेजे गए अधिकारियों को मूल विभागों में वापस रिपोर्ट करने को कहा है। इसके अलावा आयुष्मान योजना को दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी मिलने के साथ ही इस पर काम भी शुरू हो गया। जल्द ही आयुष्मान कार्ड बंटना भी शुरू हो जाएगा। दिल्ली सरकार के अधिकारियों को इसके लिए ट्रेनिंग का काम शुरू कर दिया गया है। 24 फरवरी से 27 फरवरी तक दिल्ली विधानसभा का सत्र चलेगा, और 25 फरवरी को सदन में सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के लोगों से जो भी वादा किया गया है, उसमें से एक भी वादा अधूरा नहीं रहेगा। सारे वादे पूरे किए जाएंगे। पहले दिन ही हम यमुना माई के घाट पे जाकर के यदि प्रण को अपने याद कर रहे हैं, तो उन्हें क्या तकलीफ है भाई? हमने अपनी कमिटमेंट्स बार बार दोहरा रहे हैं, मन में दोहरा रहे हैं, कैबिनेट में कर रहे हैं, सारी चीजों पे एक भी कमिटमेंट हमारी अधूरी नहीं रहेगी। 100% दिल्ली के जनता के लिए हमने जो कहा है वो हम करेंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने मोहल्ला क्लिनिकों के कामकाज की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों का जो आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा चलाए गए थे शुरू किए। सर, मैं आपको इंश्योर कराता हूँ, गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। अगर कोई गलत होगा, श्योरली उस पर हम एक्शन लेंगे, उसके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी, उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ के जो भी उसकी पनिशमेंट होगी उसे दी जाएगी।
इंडियाज गॉट लैटेंट विवाद के बाद सरकार एक्शन मोड में है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बाद अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट लाने की बात हो रही है। ये कोड 50 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर्स पर लागू होगा। डिटेल बता रहे हैं असीम मंचंदा। इंडिया गोट लेटेंट शो के ऊपर कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने आपत्तिजनक कमेंट दिए थे। वो मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि सोशल मीडिया पर काफी कुछ अश्लीलता फैली हुई है, आप उसको लेकर के क्या कदम उठा रहे हैं, आप हमें बताइए। अगर आप इसको लेकर के कदम नहीं उठाते तो हम इसको लेकर के कदम उठाएंगे। इतना ही नहीं, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन आईटी है उसने भी सूचना प्रसारण मंत्रालय और आईटी मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि सोशल मीडिया पर जो भी अश्लीलता फैल रही है उसको लेकर के आप कदम उठाइए। तो जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इसको लेकर के कदम उठाने की तैयारी कर ली है। जल्दी ही जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके की 50 लाख से ज्यादा के फॉलोअर हैं उनके लिए सरकार कोड ऑफ कंडक्ट लेकर के आ सकती है। खासतौर पर कि उनको इन्फ्लुएंसर्स को अपने शो के ऊपर रेटिंग देनी होगी। इतना ही नहीं, उनको डिस्क्लेमर भी देना होगा। इसके साथ साथ सरकार उनको और भी एडिशनल गाइडलाइंस मानने के लिए बाध्य कर सकती है। तो सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दिया और बहुत जल्दी इसको लेकर के सरकार फाइनल गाइडलाइंस लेकर के आ सकती है ताकि सोशल मीडिया पर जो अश्लीलता या ऑब्सिनिटी या फूहड़ कमेंट फैल रहे हैं उसके ऊपर रोक लगाई जा सके। महाकुंभ में स्नान करती महिलाओं के फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने और उसको बेचने वाले मामले में तेजी से एक्शन हो रहा है। इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 17 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कुछ चीजें वायरल की उस पर लगातार हमारी निगरानी है। हम लोगों ने कुछ एफआईआर भी दर्ज किए हैं और हम लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर अब तक कितनी एफआईआर? नहीं, हम लोगों ने जो इस तरह के हैं उसमें 3 एफआईआर की हैं और कुल मिला के भ्रामक समाचार फैलाने के संबंध में लगभग 50 से अधिक एफआईआर दर्ज है। प्रयागराज महाकुंभ जाना है, लेकिन जाएं कैसे? रेल और हवाई जहाज के विकल्प आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं। लेकिन अगर आप बस यात्रा के लिए तैयार हैं तो सीट भी उपलब्ध है और किराया भी कम है। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए ट्रेन में जगह मिल नहीं रही है और हवाई किराए आसमान छू रहे हैं। ऐसे में एक अच्छा विकल्प है बस की यात्रा। पिछले कुछ दिनों में प्रयागराज जाने वाले बस की बुकिंग में करीब 200 से 500% की वृद्धि देखने को मिली है। साथ ही किराए भी बढ़े हैं, लेकिन अगर आप सरकारी बस से जाते हैं तो आप 1000 रुपए में दिल्ली से प्रयागराज तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक अच्छा विकल्प है। जिनको ट्रेन और हवाई जहाज में जगह नहीं मिल रही है वो बस की यात्रा चुन सकते हैं। दिल्ली के आनंद विहार बस स्टेशन पर प्रयागराज की बसें खड़ी हैं। यहाँ न तो रेलवे स्टेशन जैसी भगदड़ है और न हवाई अड्डों जैसी महंगी सेवाएं। हमें तो आज तक टिकटें नहीं मिली। मैं तो ट्रेन की टिकट सब कुछ छूट के परेशान होके तब निकली हूँ इधर साइड में जाने का। ट्रेन में बस नहीं जाने का बहुत अच्छी सुविधा है। बस की बहुत अच्छी सुविधा। हम बहुत दिन से तड़प रहे। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ट्रेन का तो सुनकर पहले ही देह दहल जाता है। इतना हंगामा हो रहा है स्टेशन पर, चढ़ने का भी कोई साधन नहीं है। इसके लिए हम लोग बस से जा रहे हैं। बस सही है, बस ठीक है। बस का सफर सही है। ट्रेन से तो बढ़िया है। लोगों के देख रहे भगदड़ में मर गए, खाली जा रही है बस। बस यात्रा में एक दिक्कत जरूर है कि प्रयागराज से पहले भी ट्रैफिक जाम के लिए तैयार रहना होगा। उत्तर प्रदेश परिवहन की बस से आनंद विहार से प्रयागराज का टिकट सिर्फ 983 रुपए में मिल रहा है। अगर आप लग्जरी ट्रैवल चाहते हैं तो 5000 से 10 रुपए के टिकट लेने होंगे। इंट्रासिटी स्मार्ट बस पर प्रयागराज के लिए यात्रा में 300% तक बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं बस एग्रीगेटर अभी बस का कहना है कि उनके प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज के लिए बस में किराए 76 गुना तक बढ़े हैं। सबसे ज्यादा कीमतें दिल्ली, नागपुर, हैदराबाद और लखनऊ से चलने वाली बसों में बढ़ी हैं। Mahakumbh 2025 has given an exceptional momentum to bus industry. Especially, we have seen unconventional routes like Hyderabad to Prayagraj, Mumbai to Prayagraj, where the number of services were less than half a dozen, and we now have hundreds of daily departures from these capital cities of various states leading to Prayagraj. हमें सीधा बस अड्डे आकर टिकट लेते लोग भी मिले। हालांकि बेहतर होगा कि आप हमेशा पहले से टिकट बुक करके रखें। रोहन सिंह, दिल्ली।
महाकुंभ का आखिरी स्नान 26 फरवरी महाशिवरात्रि को है। इससे पहले लोगों की भीड़ प्रयागराज पहुंचना शुरू हो गई है। भीड़ को मैनेज करने के लिए कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित सिंह ने। आमतौर पर वीकेंड्स में देखा गया है कि लंबी गाड़ियों की जाम लग जाती है और इसके अलावा जो श्रद्धालुओं की तादाद है महाकुंभ क्षेत्र में आने की वो बढ़ जाती है। आमतौर पर अगर हम बीते कल बात करें तो 1,26,000 लोग पावन डुबकी लिए, उससे पहले 1,31,000, उससे पहले 1,32,000 के आसपास तो यही रहता है। लेकिन ये आंकड़ा जो है वीकेंड में सैटरडे संडे में 2 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स तब होती हैं जब बाहर की गाड़ियाँ मेला क्षेत्र के आसपास पहुंच जाती हैं तो लंबा जाम लग जाता है। लेकिन इस बार लंबा जाम से छुटकारा पाने की उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रयागराज प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की हुई है। हर जगह पर बैरिकेडिंग कर लिया है और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, ये मेला क्षेत्र में एंट्री का ये है और यहाँ इसको पूरी तरीके से बंद किया गया है। लेकिन केवल इमरजेंसी के वक्त ही अब इसे खोला जाएगा, यानी कोई एम्बुलेंस वगैरह आता है तभी इस बैरिकेडिंग को खोला जाएगा। मैं एक दूसरी तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। यहाँ पर एक दूसरी तस्वीर जरा देखिए। यहाँ पर देखिए गाड़ियों की मूवमेंट बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर गाड़ियों की मूवमेंट नहीं है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर तस्वीरों में, और गाड़ियाँ जो हैं लगातार बाहर की एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। कब से आप लोग जाम में खड़े हैं यहाँ पे? 4 घंटे से खड़े हैं। 4 घंटे से खड़े हैं। महाकुंभ क्षेत्र में जाना है। हाँ। इससे पहले भी पार्किंग थी, पार्किंग में क्यों नहीं खड़े कर दिए आप? वहाँ पार्किंग कोई था ही नहीं, वहाँ पे कहाँ खड़े करते? पार्किंग तो शहर के बाहर ही पार्किंग है। इसने बताया नहीं था बाहर पार्किंग है, उनने बोला कि आप यहीं से आपको बोला यहीं से जाओ। हाँ, और पुलिस ने बोला आप यहीं से। क्या पुलिस लोग जैसे से इंडिकेट करा था वैसे वैसे हम लोग बढ़ते चले गए। हम लोगों को आइडिया तो बिल्कुल नहीं था। तो पिछले 4 घंटे से आप खड़े हैं तो क्या करें? तो महाकुंभ कब से सर खड़े हैं यहाँ पे? 10 मिनट हो गया। 10 मिनट से आप खड़े हैं? हाँ, 10-15 मिनट हो गया। गाड़ियों की मूवमेंट बिल्कुल नहीं है दिख रही है। नहीं तो क्या आप बताइए क्या क्या सिचुएशन है? सामने तो जाम ही जाम दिख रहा है। जाम दिख रहा है, कुछ खुलने की उम्मीद है? कितने देर में खुल वो जाएगा? तो प्रशासन ही बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाता जाऊंगा। ये स्थिति, ये आलम सैटरडे संडे में ना हो, इसकी पूरी तैयारी जो है प्रशासन ने कर लिया है कि यहाँ पर जाम इस तरीके से ना लगे और इसके लिए कई जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। टेस्ला की भारत में एंट्री से पहले सरकार नई ईवी पॉलिसी को नोटिफाई कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इंपोर्टेड ईवी की ड्यूटी 110% से घटाकर 15% कर सकती है। पूरी जानकारी दे रहे हैं रोहन सिंह। जी, ये पिछले कई समय से इस सरकार इस पॉलिसी पे काम कर रही थी और अब जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये है कि सरकार अब सारे स्टेक होल्डर्स से इनपुट्स ले चुकी है और अब फाइनल ड्राफ्ट को नोटिफाई करने वाली है अगले 1 से 2 महीने के अंदर। उसके बाद एक विंडो दिया जाएगा करीब 4 महीने का, जहां पे जो कंपनियां हैं वो इसको स्टडी कर सकेंगी और अप्लाई कर सकेंगी। प्रस्ताव बहुत साफ है कि अगर आप भारत में कम से कम $500 मिलियन इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट करते हैं, भारत में अपना प्लांट लगाना चाहते हैं, तो आपको अगले 5 साल के लिए हर साल अपनी 8,000 गाड़ियां 15% की रेट से आप इसको भारत में ला सकते हैं। हालांकि आपको डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन की जो रिक्वायरमेंट है उसे भी मीट करना पड़ेगा और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये नया इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, पुराने इन्वेस्टमेंट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब जो पिछले कई सारे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हुए हैं उसमें एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि सरकार पॉलिसी को थोड़ा सा ट्वीक कर दिया। जो ओरिजिनल पॉलिसी थी उसमें सरकार अब ये इजाजत दे सकती है कि अगर किसी का कोई ऐसी कंपनी है जिसका ग्लोबल फुटप्रिंट है और भारत में उसका एक प्लांट भी है, तो वो अपने एग्जिस्टिंग प्लांट में अगर ईवी असेंबली लाइन नया लगाना चाहती है तो उसको इजाजत दी जाएगी। साथ ही अगर वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहती है तो 5% तक उसे काउंट किया जाएगा, इसकी इजाजत भी दी जाएगी। शर्त यही है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो नई होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक अधिकारी से बात हो रही थी जो इस पूरी पॉलिसी को बना रहे हैं। उनका कहना था कि हमने कई स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किए हैं, कंपनियों ने रुचि दिखाई है, इंटरेस्ट दिखाई है, इंक्वायर किया है, हमारे दरवाजे पर नॉक किया है, लेकिन अंदर आने का फर्म कमिटमेंट अभी तक कहीं नहीं किया है। जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखा है यूरोपियन और कोरियन कंपनियों की तरफ से दिखा है। टेस्ला इनिशियल कुछ मीटिंग्स में थी, बाद में टेस्ला के रिप्रेजेंटेटिव्स बाद की मीटिंग्स में नहीं आए, लेकिन चूंकि बहुत सारे डेवलपमेंट्स अभी हुए हैं, टेस्ला भारत में हायरिंग शुरू कर रही है, तो जब ये विंडो खुलेगा 4 महीने का, 2 महीने के बाद जब ये नोटिफाई होती है, तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी तरफ से कोई इंटरेस्ट आए। लेकिन फिलहाल जो मीटिंग्स रही स्टेक होल्डर में उसमें टेस्ला ने अब तक कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। M&M और टाटा मोटर्स देश में इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के बड़े खिलाड़ी हैं। नई ईवी पॉलिसी का इन पर सीधा असर होगा। इन दोनों शेयरों पर ब्रोकरेज की इसी वजह से अलग अलग राय है। डिटेल क्या है बता रहे हैं यतीन मोहता।
देखिए, अगर हम ब्रोकरेजेस की माने तो ऑब्वियसली इससे कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन अगर हम लोकल कंपनीज की बात करें तो M&M और टाटा मोटर्स को लगता है अगर कंपटीशन आता है तो कहीं ना कहीं वो पूरे ईवी वैल्यू चेन को कॉम्प्लीमेंट करेगा। खास करके जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ अगर हम देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। M&M की बात करें तो MK का नज़रिया ये है कि यहाँ कंपटीशन बढ़ने से शायद कंपनी की दिक्कत बढ़ सकती है। वो एक रिड्यूस टारगेट के साथ यहाँ 2700 के टारगेट रख रहे हैं। उनको लगता है कि जो कंपनी की रन रेट है 5000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, उससे मार्जिन शायद शॉर्ट टर्म में डाइल्यूट होंगे, लेकिन आगे जाके जो कंपनी की योजना है कि 500 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज दी जाए, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए, उससे शायद आगे जाके कंपनी की लागत कम होगी और मार्जिन सुधर सकते हैं। अगर हम जेम फाइनेंस की बात करें तो इनको लगता है कि जो आईसी इंजिन है उसके सामने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्जिन तो कमी आएगी, लेकिन आगे जाके ईवी पेनिट्रेशन बढ़ने वाला है, जिसका फायदा टाटा मोटर्स और M&M जैसी कंपनीज को होगा। टाटा मोटर्स पे जेम फाइनेंस का व्यू ये है कि ईवी मार्जिन जो है लोकल कंपनीज के प्रोटेक्टेड रहेंगे, क्योंकि PLI स्कीम्स सरकार आपको ना ही ईवीज पे दे रही है बल्कि आपको बैटरी पैक्स पे भी दे रही है, जिससे के कारण लोकल कंपनीज को एक एडवांटेज रहेगा और हायर ऑपरेटिंग लेवरेज, यानी जैसे जैसे सेल्स बढ़ती है वैसे वैसे कंपनियों को फायदा ज़्यादा बेटर होता रहेगा। हैरियर और सियरा ये 2 फ्लैगशिप मॉडल्स हैं जहां आपको नए लॉन्चेस और नए प्रोडक्ट्स आते हुए नजर पड़ सकते हैं इन ब्रांड्स के अंदर। और मोतीलाल ओसवाल को भी लगता है कि जो JLR है वो प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचती है, जो टेस्ला और BYD जैसे लोगों के साथ कॉम्पीट अच्छी तरीके से कर पाएगी, इसलिए वो न्यूट्रल है। टारगेट है 755 रुपये। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। अब बात करते हैं आज के बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन था, बाजार में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 5 जून 2024 के बाद पहली बार 22,800 के नीचे बंद हुआ है। सेंसेक्स 425 पॉइंट फिसला 75,311 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली रही। मेटल को छोड़ सभी सेक्टर इंडेक्स में काफी प्रेशर देखने को मिला। डिटेल बता रही है कंचन नौटियाल। डेफिनेटली तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी हमें बाजार के अंदर वापस से कोई एक अच्छा खासा रिवाइवल आता हुआ तो नहीं दिखाई दिया है। इनफैक्ट जो सारे ही इंडाइसेस है, मेजॉरिटी ऑफ इंडाइसेस आज लाल निशान पे बंद हुए हैं एक्सेप्ट मेटल इंडाइसेस। अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी का जो कौन सा सबसे बड़े अच्छे शेयर्स रहे हैं। सबसे पहले गेनिंग साइड की बात करी जाए तो हिंडाल्को में 2.5% का इजाफा रहा है, टाटा स्टील 2%, आयशा मोटर्स करीब 2% और लार्सन एंड टूब्रो में भी 1% की मजबूती देखने को मिली है। मेटल काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी रही है, लेकिन लूजिंग पॉकेट में महिंद्रा एंड महिंद्रा खबरों में बना हुआ है, जिसके चलते यहां पे रिफ्लेक्शन देखने को मिला है। BPCL 3% की कमजोरी, अडानी पोर्ट्स 3% और टाटा मोटर्स भी करीबन 3% की कमजोरी के साथ बंद हुए हैं। अगर मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो JSW इंफ्रा में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, आज करीबन 9% का इजाफा। PB फिनटेक 4%, सेल में करीब 3% और बंधन बैंक भी करीबन 2% की मजबूती के साथ आज के सत्र में बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो बायोकॉन में 4.25% की कमजोरी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज आज करीबन 4%, कोफॉर्ज में 4% और M&M फाइनेंशियल में भी करीबन 4% का प्रेशर देखने को मिला है। M&M फाइनेंशियल में आज ये खबरों में भी बना हुआ था अपने राइट इशू को लेके, लेकिन अगर ओवरऑल बात करी जाए तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर एक पेन है। और मार्केट में अभी और गिरावट बढ़ने वाली है या फिर यहां से बाजार बाउंस बैक करेगा? तमाम बातें, डिटेल चर्चा शाम 7:57 पर आवाज अड्डा में। RBI का फोकस अभी ग्रोथ को बनाए रखने पर है, कीमतों को स्थिर करने पर है। इस बात को लेकर RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में बड़ी चर्चा हुई। 5 से 7 फरवरी को जो मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स अभी जारी किए गए हैं। इस मीटिंग में मौजूदा वक्त को ग्लोबली मॉनेटरी पॉलिसी के लिए चुनौतीपूर्ण बताया गया है। मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा हुई कि अक्टूबर में ऊपरी स्तर पर पहुंच चुकी महंगाई दर में नवंबर और दिसंबर में थोड़ी नरमी आई। खरीफ की अच्छी फसल की उम्मीद से आगे महंगाई घटने की संभावना पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा RBI गवर्नर ने यह भी कहा कि एग्रीकल्चर और फिस्कल कंसोलिडेशन को लेकर बजट में जो प्रस्ताव किए गए उससे भी राहत मिलेगी। इसके अलावा बजट में उठाए गए कदमों से खपत बढ़ाने में मदद पर भी चर्चा हुई है। और बजट में टेक्सटाइल MSME सेक्टर को काफ़ी मदद मिली थी और कल गुजरात सरकार ने भी इस सेक्टर को 5,600 करोड़ रुपए की सहायता देने की
घोषणा की है। तो गुजरात के एमएसएमई और टेक्सटाइल सेक्टर में इन घोषणाओं के बाद क्या मूड माहौल है, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। एक्सपांसन, डाइवर्सिफिकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन के काफ़ी नए प्रोजेक्ट आएंगे, जो उसका मोर देन 10,000 CR का नया इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है और इससे गुजरात ग्लोबली जो टेक्सटाइल मार्केट है उसमें कम्पीट कर पाएगा और इस बार ये टेक्सटाइल सेक्टर को काफ़ी अच्छे बेनिफिट दिए। एमएसएमई को भी काफ़ी लाभ है, क्या देखते हैं आप? एमएसएमई को भी इस बार काफ़ी लाभ है और उसके साथ साथ में जो गवर्नमेंट ने इस बार जो पॉलिसी बनाई है इसकी एमएसएमई की, उससे काफ़ी बेनिफिट होगा ऑल ओवर टेक्सटाइल के साथ साथ में दूसरी सारी इंडस्ट्रीज को भी, और काफ़ी नए यूनिट आने की संभावना है, हम देख सकते हैं। और उसके साथ साथ में लाखों कई वर्कर्सों को और एम्प्लॉयमेंट को इसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट होने वाला है। भरत भाई, आप क्या? नहीं, गुजरात के बजट का हम बहुत स्वागत करते हैं। इस बार टेक्सटाइल क्षेत्र के अंदर जो 2,000 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है एक बहुत बड़ा कदम है, जबकि केंद्र के अंदर बजट में 5200 करोड़ का है, उसके सामने केवल गुजरात का 2,000 करोड़ का एलोकेशन एक बहुत बड़ी बात है। साथ में एमएसएमई का भी 3600 करोड़ का आवंटन है। तो दोनों मिला के ये गुजरात सरकार का जो फोकस है फार्म टू फॉरेन का, तो ये बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन बनने वाला है। आज जब हमको चाइना और बांग्लादेश के सामने टक्कर लेनी है तो ये बहुत बड़ा सहाय करेगा और आगे जाके कुछ वर्षों के अंदर इंडिया को नंबर 1 स्थान ले जाने में सहायक होगा। बिल्कुल, तो सिर्फ गुजरात को ही नहीं लेकिन इनसे पूरे देश को, और जो हम चाइना और बांग्लादेश के साथ कम्पीट करना चाहते हैं टेक्सटाइल में, उस दिशा में भी हम महत्वपूर्ण कदम बढ़ा पाएंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। क्या आपने कभी पाम लीव एनग्रेविंग के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज हम आपको इसी कला के बारे में बताने जा रहे हैं। पुरी के हेरिटेज क्राफ्ट्स विलेज रघुराजपुर से हमारी संवाददाता शिप्रा राणा ने बात की सालों से पाम लीफ एंग्रेविंग करने वाले कलाकारों से। हम पहुंच चुके हैं रघुराजपुर और हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक ऐसी कलाकारी की जिसके बारे में इंडिया में बहुत सारे लोग वंचित हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसे पाम लीफ इनग्रेविंग कहते हैं। हमारे जो ग्रंथ थे वो इसी तरीके से इनग्रेव किए जाते थे और जितनी ज़्यादा डिटेलिंग होगी उतनी ज़्यादा इसकी रकम होगी। ये आप जो देख रहे हैं ये 85,000 रुपीज़ का है और अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर आपको जगन्नाथ मंदिर जो है उसकी जो सारी एंट्रेंस है वो नज़र आएगी। इसे तैयार किया गया है अवकाश नायक के द्वारा और उनके जो बेटे हैं अभी हमारे साथ हैं स्क्रीन पर और इनका नाम है ज्योति नायक और इन्होंने भी बहुत सारी इनग्रेविंग की है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो आप इनग्रेविंग करते हैं वो कौन से टूल से करते हैं? वो मेरे ट्रेडिशनल टूल से। अच्छा, ट्रेडिशनल जिसी को मेरे दादा परदादा इसको यूज़ करते थे। पुराना टाइम में जिस तरह मैन्यूस्क्रिप्ट को लिखा जाता था बस वही तरीके में इसी आर्ट को किया जा रहा है। आज के टाइम में हम लोग उसको प्रिजर्वेशन के बाद एक नीडल थ्रेड में उसको स्टिच करके एक मैट की तरह बना देंगे और उसी में डबल पत्ता को स्टिच किया गया है। उसी में थोड़ा सा क्रिएटिविटी डाला जा सकता है जैसे कि बाय द ब्लेड से कट करने के बाद वो जैसे 3D शो कर रहा है। आप इसे लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं? जैसे ये 85,000 का है तो आप लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? हम लोग जो बनाते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम मिडिलमैन को सेल कर देते हैं। कभी तो जगन्नाथ का आशीर्वाद होता है, इसी गाँव को इसी तरह लोग आ जाते हैं जो कि कला के लिए पागल है, वो मुँह मुताबिक रकम देके इधर से ही पेंटिंग परचेस करके लेके जाते थे। एक आर्टिस्ट को चाहिए क्या ना, थोड़ा सा इंकरेजमेंट, कि एक आर्टिस्ट के लिए, कलाकार के लिए एप्रिसिएशन और इनकरेजमेंट जो है वही सबसे बड़ा गिफ्ट है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो एप्रिसिएशन, इनकरेजमेंट हर कलाकार को तभी मिलता है जब उसकी जो कीमत है, जो एक्चुअली में वो डिजर्व करता है, उसे वो मिले। शिप्रा राणा, उड़ीसा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।